नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघर। बुलेटिन की शुरुआत हरिद्वार से बड़ी खबर के साथ करते हैं। कुंभ में आने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अब जरूरी हो गया है। 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट महाकुंभ में लाना जरूरी हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने ये तस्वीर साफ कर दी है। उच्च न्यायालय का है साफ निर्देश। ये मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से कहा गया। जिन लोगों को 2 बार वैक्सीन लगी उसका प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। यानी कि अब महाकुंभ जो कि अब आने वाला है, कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में जो लोग महाकुंभ में आएंगे, जो श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे, उनको अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसके आदेश दे दिए हैं। 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद जरूरी होगा और ये मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार से जानकारी आपको दे रहे हैं कि कुंभ में आने के लिए अब कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो अब कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना बहुत जरूरी हो गया है। आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और क्या कुछ कहा गया है, कैसी सख्ती वहां पर देखने को मिल रही है, इसी के लिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सीधे हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का, जो लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, क्योंकि आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, मुख्य सचिव ने इसके बारे में जानकारी भी दे दी है। आप बताइए कि आपके पास क्या जानकारी, कैसी सख्ती फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है और क्या कुछ आदेशों में कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए दीपिका, कोरोना प्रबंधन की जहां तक बात है, कोरोना रोकथाम की जहां तक बात है और कुंभ के आयोजन की जहां तक बात है, तो हाईकोर्ट का जो दखल है वो शुरू से ही देखने को मिला है। कोरोना का जो समय था उस दौरान जो क्वारंटाइन सेंटरों की बहाली थी उसको लेकर भी तमाम आदेश जो है हाईकोर्ट द्वारा दिए गए थे। और अब जो ये महाकुंभ का जो मामला है, इसमें जो पिछले मुख्यमंत्री की जो शर्त रखी गई थी 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की, उसको लेकर एक बार फिर से जो है हाईकोर्ट की ओर से सरकार को फटकार लगाई गई है और एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कल ये आदेश जो है हाईकोर्ट ने सुनाया है। और उसके बाद ही मुख्य सचिव ने भी एक आदेश जो है मीडिया को बयान दिया कि अब 72 घंटे पहले की जो रिपोर्ट है, कोविड रिपोर्ट है, वो लाना जरूरी होगा। तो एक बार फिर से जो पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो फैसला था कोरोना में लोगों के शामिल होने के लिए, जो मानक उन्होंने तैयार किए थे, उसके तहत जो 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट की जहां तक बात थी, तो अब एक बार वो फिर से बहाल हो गई है वो व्यवस्था। अब जितने भी लोग आएंगे तो उनकी 72 घंटे पहले की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो लेकर आनी होगी, तभी उसको कुंभ में एंट्री मिल पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने एक बार फिर से दखल देते हुए सरकार को चेताया है कि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए जो प्रबंधन है कोरोना की रोकथाम का कुंभ के आयोजन के दौरान खास तौर पर, तो उसको एक बार कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। और उसके बाद एक आदेश मुख्य सचिव ने जो नई गाइडलाइन है 30 अप्रैल तक जो प्रभावी रहेगी जो गाइडलाइन वो जारी की है और उसमें जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है फिर से कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से फॉलो करने के लिए जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही जो अगर प्रोटोकॉल कोविड का फॉलो नहीं होता है तो जुर्माना लगाने के लिए भी कहा गया है, सख्ताई बरतने के लिए भी कहा गया है। तो कल ये आदेश रात को जारी हो गया था मुख्य सचिव की ओर से, तो और कहीं ना कहीं इसको हाईकोर्ट के आदेश से ही जोड़कर देखा जा रहा है। 30 अप्रैल तक ये जो मुख्य सचिव का शासन का नया आदेश है, नई गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, वो प्रभावी रहने वाली है। और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कहीं भी अगर कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जो नियम कायदे हैं, उसका पालन नहीं होता है तो जुर्माना फिर से एक बार लगाया जाएगा। तो ये हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए एक बार फिर से जो है सचेत हो गई है। दीपिका, चंद्रमोहन, इसके अलावा क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से जब ये फैसला पलटा गया था, उन्होंने कहा था किसी को भी कोई रिपोर्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर से अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये जरूरी हो गया है कि नेगेटिव रिपोर्ट लाना बहुत जरूरी है। ऐसे में चुनौती और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि कौन कौन कब तक कितनी रिपोर्ट देख लेगा। अब ऐसे में आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, तैयारी कैसी है, कितनी टीम गठित की गई है, कैसे लोगों की रिपोर्ट को जांचा जाएगा, कैसे लोगों को प्रवेश मिलेगा, क्या तैयारी फिलहाल? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब तीरथ सिंह रावत ने जो 72 घंटे पहले की जो नेगेटिव रिपोर्ट की बात है, जो शर्त है वो हटाने की बात कही थी, तो उन्होंने यही कहा था कि इतने लोगों की, लाखों लोग कुंभ में आएंगे, 12 साल तक लोग इंतजार करते हैं
और कुंभ का आयोजन हरिद्वार में इस बार हो रहा है, तो लोग लाखों की संख्या में आएंगे। ऐसे में सबकी कोविड रिपोर्ट चेक करना संभव नहीं है और उन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट का आदेश है तो पालन तो करना पड़ेगा। उसका मुख्य सचिव ने भी कहा है कि न्यायालय का जो आदेश है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा, चाहे कोई ऑनलाइन व्यवस्था, जिस तरह से पहले ऑनलाइन व्यवस्था थी रिपोर्ट अपलोड करने की, वो की जाए या फिर कोई अन्य व्यवस्था की जाए, वहाँ मैन पावर तैनात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी पुलिस फोर्स आती है, होमगार्ड्स आते हैं। खुद एक प्रस्ताव भेजा जाएगा उत्तराखंड की ओर से, मुख्यमंत्री पहले ही आश्वासन दे चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और अब एक प्रस्ताव तैयार करके यहाँ से भेजा भी जाएगा। तो और कोई मैन पावर की जरूरत है तो दूसरे राज्यों से सहायता उसकी ली जा सकती है। अगर ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हो पाती है तो इस तरह से दूसरे जो पड़ोसी राज्य है उनसे मैन पावर की पूर्ति की जा सकती है, या ऑनलाइन व्यवस्था जिस तरीके से पहले थी तो उसको ही थोड़ा विस्तार उसका किया जा सकता है, क्योंकि अब लाखों की संख्या में अपलोड कोविड-19 की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो लाखों की संख्या में अपलोड की जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसको विस्तार करने की तो आवश्यकता है, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है कि सरकार इसको ना कर पाए, और क्योंकि सरकार के पास पूरा अपना तंत्र होता है और उसको ये करना ही होगा। हाईकोर्ट का आदेश है उसका पालन करना सरकार के लिए भी जरूरी है। फिलहाल कल जो आदेश जारी किया था उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो, अगर नहीं होता है तो जुर्माना फिर से जिस तरह से पहले किया जा रहा था वो उस व्यवस्था शुरू की जाए जुर्माने की। बिल्कुल, जो नियम नहीं मानेगा उस पर जुर्माना भी लगेगा। ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार में फिर मिले 62 कोरोना पॉजिटिव मरीज, क्योंकि अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीते 4 महीने में बुधवार को सबसे ज्यादा मामले सामने आए, वहीं बाहरी श्रद्धालुओं के आने जाने पर अब ये बढ़ रहा है कोरोना, कहा जा रहा है, और एक के बाद एक कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब बीते 4 महीने में बुधवार को सबसे ज्यादा मामले सामने आए। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि जो भी कुंभ में आएंगे उनको अब नेगेटिव रिपोर्ट लाना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कोरोना संक्रमण की तो हरिद्वार में भी ये आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से कोरोना का असर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। 62 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज हरिद्वार में सामने आए हैं, जो कि चिंता का विषय है, चिंता बढ़ाने वाली बात है। और यही वजह है कि जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की भी अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कोरोना का आंकड़ा अब लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बीते 4 महीने में बुधवार को कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा केस सामने आए, क्योंकि जब इससे पहले जब कोरोना का जो संक्रमण था जो सामने आया था तब भी उत्तराखंड में यही स्थिति देखने को मिल रही थी और लगातार केस बढ़ते जा रहे थे, अस्त व्यस्त सब कुछ हो गया था। लेकिन एक बार फिर से कोरोना का असर, कोरोना संक्रमण उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की बात की जाए तो 60 नए केस यानी कि 62 नए केस कोरोना के सामने आए हैं, और बुधवार को जो सबसे ज्यादा आंकड़ा सामने आया वो बताया जा रहा है कि पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा वो आंकड़ा है। और यही वजह है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब रोक कोरोना पर लगाने की कोशिश की जा रही है और आदेश भी जारी किए जा रहे हैं, गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी किया गया है, जिससे कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। तो बाहरी श्रद्धालुओं के आने जाने से ये कहा जा रहा है कि ये संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि अगर बाकी राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनसे ही कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देहरादून से खबर आ रही है। केदारनाथ के लिए हेली सेवा की जल्द शुरू होगी बुकिंग, ये कहा जा रहा है 1 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ के लिए हेली सेवा की बुकिंग। पिछले साल के चयनित ऑपरेटर ही इस बार भी सेवा देंगे। किराया भी पिछली बार वाला ही रहेगा लागू, और 17 मई को खोले रहे हैं। बता दें कि खोले जा रहे हैं केदारनाथ धाम के कपाट, और इसके लिए हवाई सेवा भी अब शुरू की जा रही है। लेकिन अगर किराए की बात की जाए, जो पिछली बार किराया था वो किराया ही इस बार लिया जाएगा। तो 1 अप्रैल से केदारनाथ के लिए हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो जाएगी। किराया भी पिछली बार वाला ही रहेगा, क्योंकि ये अगर लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि महामारी का दौर है ऐसे में काफी किराया महंगा हो गया, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही किराया वसूला जाएगा जो पिछली बार किराया वसूला जा रहा था।
और संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अंकित, यहाँ जो हेली सेवा शुरू हो रही है, कैसी ये सेवा रहेगी, क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और क्या अभी से ही बुकिंग, ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बुकिंग शुरू हो जाएगी, कब से बुकिंग शुरू हो जाएगी इसकी? देखिए दीपिका, केदारनाथ धाम के कपाट 17 तारीख को 17 मई को खुलने जा रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेली सेवाओं का भी संचालन किया जाता है। और इस बार जो ये केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा है उसकी बुकिंग 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इस बुकिंग में जो किराया की जो दर है वो पिछले साल की भांति रहेगी। मतलब गुप्तकाशी से 3875 या जो पाटा से 2360 रुपए, कीर्ति से 2340 रुपए, तो इस तरीके से अलग अलग श्रेणी है दीपिका। इसके जो ये शुल्क है ये चुकाने के बाद श्रद्धालु इस हेली सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो 1 अप्रैल से बुकिंग शुरू हो जाएगी और इस बुकिंग शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं को जो 17 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं वहाँ पर इस तरीके की सुविधा मिलेगी, जो श्रद्धालुओं के लिए काफी राहत की बात है। ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए अब आपको उत्तराखंड में कोरोना का अपडेट दे देते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 200 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। 1100 पार हुई एक्टिव केस की संख्या। और बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कई महीनों का रिकॉर्ड टूट गया है। अब तक 98,880 कोरोना मरीज हालांकि ठीक हो गए हैं। 94,634 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो 24 घंटे में 200 नए मामले कोरोना के उत्तराखंड में सामने आए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। चंद्रमोहन, 200 नए मामले सामने आ गए उत्तराखंड में कोरोना के, फिलहाल क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? कहां कितने केस सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए दीपिका, कल पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड राज्य में टूटा है। 200 नए संक्रमित मरीज कल सामने आए हैं। इससे पहले भी अगर एक सप्ताह की अगर हम बात करते हैं तो लगातार 100 के आसपास जो संख्या है वो पहुंच रही थी, लेकिन कल जो रिकॉर्ड है पिछले कई महीनों का वो टूटा है और 200 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर चिंता का विषय जरूर है ये। एक समय राज्य में ऐसा समय था कि जब 50 से भी दिन भर की जो संक्रमित मरीजों की संख्या आती थी वो 50 से भी कम रहती थी, लेकिन अब वो 200 तक पहुंच जा रही है। तो बिल्कुल एक बार सोचने की आवश्यकता जरूर है कि लापरवाही कहां बरती जा रही है, क्योंकि मूवमेंट तो अब बहुत ज़्यादा हो गया है। स्थिति पहले जैसी हो गई है, सभी दुकानें खुल गई हैं, सभी लोग पहले की तरह आवागमन कर रहे हैं। बाहरी जो राज्य हैं उनसे लोग आ रहे हैं, जिलों में एक जिले से दूसरे जिले में लोग जा रहे हैं। तो अब सतर्कता की कहीं ना कहीं ज़्यादा आवश्यकता है पहले के मुकाबले में, लेकिन उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। लोगों द्वारा जो नियम है उसको फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो यही कारण है कि अब कोरोना के जो मामले हैं वो एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। और जहां तक बात है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों की अगर हम बात करते हैं तो देहरादून और हरिद्वार सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं। कल हरिद्वार में 71 नए संक्रमित मरीज आए हैं, दूसरे नंबर पर देहरादून रहा है। तो इसी तरह अब जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो एक समय 500 से नीचे पहुंच गई थी, अब वो 1115 हो गई है, वो भी 1100 के पार पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है एक बार फिर से देखने की आवश्यकता है, नई गाइडलाइन की ज़रूरत है और कल वो जारी भी की गई है। अब इसका फॉलो जिला प्रशासन किस तरह से करवा पाता है लोगों से, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो आंकड़े जो है पिछले करीब एक सप्ताह में अगर हम नज़र डालें जो आंकड़े हैं तो वो पहले के मुकाबले में काफ़ी बड़े हैं। चाहे हम रिकवरी रेट की बात करें तो उसमें भी थोड़ी कमी आई है। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो वो भी काफ़ी बड़े हैं, करीब 600 के आसपास एक्टिव केसेस बढ़े हैं केवल इन पिछले एक सप्ताह के दौरान। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है एक दोबारा से पुनर्विचार करने की स्थिति अब राज्य में जरूर बन गई है कोरोना को लेकर। और जहां तक हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस जो है वो भी 3-4 जिलों में ही है। सबसे ज़्यादा हरिद्वार में जहां कुंभ का आयोजन होना है तो वहां पे समस्याएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं। 400 के आसपास, वहां पे 425 के आसपास इस तरह से वहां एक्टिव केसेस फिलहाल है और 305 देहरादून में है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उधम सिंह नगर तो वहां भी 100 से ऊपर 100, 104, 105 के आसपास एक्टिव केस है। नैनीताल में 100 एक्टिव केस है। तो ये 3-4 जो जिले हैं यहाँ पे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण है और ज़्यादा मूवमेंट जो लोगों की होती है वो भी यहीं होती है। नैनीताल है, देहरादून का जो मसूरी है, हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है तो वहाँ पे लोगों का आना जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तो यहाँ पे अगर प्रशासन जो है चारों जो जिले हैं इनके जो जिलाधिकारी हैं और
अगर एक रोड मैप तैयार करें इन 4 जिलों पर ही फोकस करते हुए, तो थोड़ा जो राहत है वो कोरोना के नए संक्रमित मरीजों से मिल सकती है। लेकिन अब जिस तरह से संख्या आ रही है वो एक बार फिर से पिछले साल की याद जरूर दिला रही है दीपिका। एक बार सोचने की आवश्यकता है कि कहाँ जो है दिक्कत है और उसको फिर दुरुस्त भी किया जाना चाहिए, नहीं तो अब दोबारा वो समय झेलने की स्थिति में उत्तराखंड राज्य तो कम से कम नहीं है दीपिका। लापरवाही की वजह से ये केस लगातार चंद्रमोहन बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि जिला प्रशासन की चुनौतियां भी अब बढ़ने वाली। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। देहरादून से खबर आ रही है, बीजेपी की मीडिया और सोशल मीडिया की टीम की आज बैठक बताई जा रही है। रात 8 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और मीडिया और सोशल मीडिया की टीम की समीक्षा करेंगे मदन कौशिक। बैठक में मीडिया प्रभारी और सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया संयोजक और सह संयोजक भी शामिल होंगे। सभी प्रवक्ता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज बीजेपी की बेहद अहम बैठक होने वाली है। सोशल मीडिया की टीम के साथ ये बैठक आज रात 8 बजे बताई जा रही है। और हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं। चंद्रमोहन, ये जो बैठक होने वाली है कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, क्या कुछ इसमें चर्चा की जाएगी और कौन कौन इसमें शामिल होगा? दीपिका, देखिए आज शाम 8 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक आयोजित होगी और बीजेपी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। और इस बैठक में जो बीजेपी की जो मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम है, वो पदाधिकारी मौजूद रहेंगे जो मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं। और इसमें जो दोनों टीमें हैं, सोशल मीडिया की टीम हो या मीडिया की टीम हो, उनकी समीक्षा की जाएगी कि वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया पर काफ़ी जिम्मेदारी होती है। अपनी सरकार और अपने संगठन की जो उपलब्धियां हैं वो उनके प्रचार प्रसार के लिए, तो वो किस तरह से किया जा रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है मंथन किया जाएगा। अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मदन कौशिक आज शाम 8 बजे ये बैठक लेंगे और इस बैठक में मीडिया प्रभारी मौजूद रहेंगे, सह मीडिया प्रभारी मौजूद रहेंगे और जितने भी प्रदेश प्रवक्ता हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही सोशल मीडिया संयोजक और सह संयोजक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो दिक्कतें अगर कुछ निकलकर सामने आती हैं, सरकार के प्रचार प्रसार की बात हो, संगठन के कामकाज की बात हो, या टीवी डिबेट्स में या जो और अन्य जगहों पर जो जिम्मेदारी मीडिया विभाग की होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई अगर दिक्कत आती है तो उस पर जो है मंथन किया जाएगा, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। क्योंकि अब अगले साल चुनाव होना है, ऐसे में सरकार की जितनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंच सके, उनका जितना प्रचार प्रसार हो सके वो कम है। तो इसी उद्देश्य से आज शाम को 8 बजे बीजेपी का जो मुख्यालय है उसमें ये बैठक होने जा रही है और सभी जो मीडिया से और सोशल मीडिया से संबंधित पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो नवनियुक्त अध्यक्ष है उनका 3 दिवसीय दौरा, कुमाऊं दौरा था, वो खत्म हो गया है और आज वो पहुंचेंगे, वो देर से पहुंचेंगे, इसीलिए जो बैठक का समय है वो शाम 8 बजे रखा गया है। और पूरी समीक्षा वो करेंगे उनकी जो उत्तराखंड बीजेपी है उनकी मीडिया टीम किस तरह से काम कर रही है, सोशल मीडिया टीम अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रही है। तो ये तमाम बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा और अगर कुछ निकलकर सामने आता है तो फिर आवश्यक दिशा निर्देश भी अध्यक्ष अपनी मीडिया और सोशल मीडिया टीम को देंगे। जी ठीक है चंद्रमोहन, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आज मदन कौशिक बेहद अहम बैठक करने वाले हैं। आगे बढ़ लेते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरीश रावत के परिवार के 4 सदस्य भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हरीश रावत और उनका परिवार फिलहाल होम क्वारंटीन हो गया है। डॉक्टर्स की सलाह के बाद हरीश रावत अन्य जानकारी देंगे। बता दें कि कल होली मिलन कार्यक्रम में हरीश रावत ने शिरकत की थी। इस कार्यक्रम में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। अब इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, कोरोना संक्रमित वो पाए गए हैं। तो हरीश रावत की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है और देखिए जो उन्होंने लिखा है, जिस तरीके से हरीश रावत लिखने के लिए जाने जाते हैं, कहने के लिए जाने जाते हैं, उसी अंदाज में उन्होंने ये जानकारी दी है कि कोरोना पहलवान ने आखिर मुझे अपनी चपेट में ले ही लिया, मुझे जकड़ ही लिया। और देखिए अलग ही अंदाज में जानकारी भी दी है, तो एक अलग ही अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दी है और इसी तरीके से उनके बयान भी सामने आते रहते हैं।
खबर देहरादून से है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भी चर्चा हुई है इस मुलाकात में। तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्य सचिव ओम प्रकाश की मुलाकात हुई है। मुलाकात में कई मुद्दों को लेकर, कई बातों को लेकर चर्चा की गई, जैसे कि कुंभ को लेकर चर्चा की गई, कुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर भी इस बैठक में, इस मुलाकात में चर्चा की गई। मुलाकात की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब दोनों की मुलाकात हुई। कई बातों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर इस मुलाकात में चर्चा की गई है और खास तौर पर ये माना जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कुंभ की तैयारियों को लेकर, कोरोना को लेकर इस मुलाकात में चर्चा की गई। और वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि चार धाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण के सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरे किए जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए उन्होंने। और बुधवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चार धाम परियोजना, भारतमाला परियोजना, लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्य और CRF और नाबार्ड योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ये निर्देश अधिकारी को दिए। वहीं तीरथ कैबिनेट में आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री बनाए गए धन सिंह रावत ने आपदा विभाग में ताबड़तोड़ फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड में दैवीय आपदा से कैसे निपटा जाए, इसके उपायों पर गहनता से मंथन किया जा रहा है। इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों और केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। उत्तराखंड के सभी ग्राम प्रधानों, महिला मंगल दल, योग मंगल दल, ग्राम प्रहरियों, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों, आपदा विभाग के सभी कर्मचारियों समेत ड्राइवर्स को भी आपदा से निपटने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा चमोली जिले के रैणी गांव में आई आपदा को लेकर 2 टीमें आपदा स्थल पर भेजी गई हैं, जिसमें से एक टीम आपदा आने के कारणों का पता करेगी और दूसरी टीम आपदा आने के बाद बचाव कार्यों की रिपोर्ट तैयार करेगी। पूरा इंफ्रा अवेलेबल है। ओनली थिंग इज दैट पर्सन का ट्रेन कर सकते हैं। हो सकता है ग्राउंड दिलाना 4-5 सालों में हमारा इस तरफ का मतलब 10%, 5% ऑफ द टोटल पूरा सिस्टम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, पूरा इंफ्रा अवेलेबल है। ओनली थिंग इज दैट पर्सन का ट्रेन कर सकते हैं। देखिए, आज बैठक हो गई है और मुझे लगता है कि मैंने 1 महीने का टारगेट दिया है, क्योंकि उसको सब्जेक्ट का जो है उसको बनाना पड़ता है पूरा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, फिर प्रैक्टिकल कितना रहेगा, थ्योरेटिकल कितना रहेगा, फिर उसको EC में पास कराना पड़ता है, जो विश्वविद्यालय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उसका पूरा सिलेबस बनाना होता है। तो मैंने 15 दिन का समय दिया है और मैं कह सकता हूं कि 15 दिन के बाद काफ़ी चीज़ें हमारी धरातल पे आ जाएंगी। रैणी गांव जो टीम जाएंगी वो क्या कुछ वहां पर अब काम करेंगी और देखिए, दिनों में वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी? उनको 10 दिन का समय दिया है सरकार की तरफ से, और एक तो टीम यह अध्ययन करेगी कि आपदा कैसे आई और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई, और झील का भी सब है। एक जो सेकंड टीम भेजी है उसमें ये भेजा है कि भाई हम आपदा के बाद वहाँ का जो बचाव कार्य हैं, जो वहाँ पे नुकसान हुआ है, उसके लिए भेजी गई है और कल टीम जो है वहाँ पहुँच जाएगी। और चले फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।